स्टूडेंट्स, बेटा मेरी आवाज आपको आ रही है तो काइंडली हैंड रेज कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, ओके गुड, थैंक यू नजम। अच्छा, आ, कोई एक आध बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी रिगार्डिंग द पेपर, तो मैंने कहा कि आज हम थोड़ा सा इसको ऐसे वालों से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो कि ये हम बार बार, मैंने आपको कहा था कि इसका रेफरेंस मैं आप लोगों को देती रहूंगी। ये वाली जो पीपीटी आप फिर हो चुकी है, ताकि अपने ओन पर अगर आपने देखना है तो एक एक पेज को होता है ना कि बंदे ने थोड़ा सा एक स्लाइड को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, तो वो आप लोग देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी टाइम टू टाइम जब कोई रेफरेंस मुझे देना होगा कि बेटा वो जो बॉक्सेस बनाने थे एंड ऑल दैट, तो हम फिर दोबारा से इस पेपर को खोलेंगे और फिर उसको चेक करेंगे। तो ये बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कल या आज अगर डिस्कस करें तो उसके बाद हम पेपर को डिस्कस ही नहीं करेंगे, ना ही आपको ये दोबारा दिखाया जाएगा एंड ऑल दैट। तो ये चीज चलती रहेगी पेपर को, ताकि आप लोगों के भी माइंड में रहे। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही थी कि ये हम बॉक्सेस में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे एंड ऑल दैट। तो उसकी डिटेल में हम आगे लेक्चर्स के अंदर जाएंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपने सिर्फ ये फिलहाल माइंड में रखना है कि आपका ऐसे दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा, फिर मिलाकर आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स का जो है ये राइट हैंड साइड पर जो सेक्शन है, आपकी आइडिएशन, जो आप पॉइंट सोचोगे किस पे मैंने ऐसे लिखना है, 10 मार्क्स आपको उसके मिलने हैं। और जो नीचे आपको बॉक्स दिया हुआ होगा उन्होंने, जिसके ऊपर आपने एक्चुअल ऐसे लिखना है, वालेकुम सलाम, उसके आपको जो है वो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो दोनों पर आपका ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। दोनों कंपल्सरी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको मैं आइडिएशन ना बनाऊं और मैं सिर्फ यानी कि 10 मार्क्स का वो काम ना करूं, ना बनाऊं आइडिया, मैंने ऐसे तो लिख दिया है, वो खुद ही आइडिया चेक कर लेंगे। नहीं, उसका मतलब है कि 10 में से आपको 0 मिलेंगे और फिर सिर्फ आपको वो 20 में से कुछ मार्क्स आपको देंगे। तो वो बनाना भी इक्वली जरूरी है। वो कैसे बनाते हैं, होना चाहिए ऊपर नीचे कौन सी चीज होगी, वो जब हम ऐसे वाले चैप्टर्स पे जाएंगे तो उस वक्त हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा कल कि हमारा पेपर दिखता कैसे है और मेजर चीजें हमने क्या करनी है अपने पेपर के अंदर। हाँ जी जी, आ जाए जी, पूछा ना करो, बड़े हो गए, बस आ जाए करें। अच्छा, हमारा ये रह गया था कल, अल्लाह भला करे, आपका विकैबुलरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके 10 MCQs आते हैं विकैबुलरी के अंदर, और उसमें ABCD नहीं मेंशन होता, क्योंकि वहां आपने क्लिक करना होता है। तो वो कुछ इस तरह के क्लिकेबल बॉक्सेस वो बने हुए होते हैं, सर्कल्स बने होते हैं, उनको आप क्लिक करते हो। तो कंसिडर कर लो ये पहला वाला, दूसरा B है, तीसरा C है और D है। तो वो आपको लिटरली वो ABCD नहीं देते, आपको क्लिकेबल चीज देते हैं कि आप उसको हाईलाइट कर लो। एंटोनिम ऑफ इंस्टेंट इज सिंपल। पहले वो जुमलों में सेंटेंसेस के अंदर आपको डाल के देते थे, आसानी हो जाती थी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कि क्या होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ABCD में से मेरा कौन है। तो दे हैव मेड इट अ लिटिल बिट टफर इन द सेंस कि वो अब एक वर्ड आपको दे देते हैं और पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या है। एक वर्ड आपको दे देंगे, इसका सिनोनिम क्या है। एक वर्ड आपको दे देंगे, इसका एंटोनिम क्या है। अब एंटोनिम और सिनोनिम की अगर मैं बात करूं, आइडिया है कि क्या होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग वाले और सिमिलर मीनिंग। तो ये दो ज्यादा आपके आते हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। कुछ इस तरह का आ जाएगा, सिनोनिम ऑफ अबंडेंट इज। अब यहाँ भी जैसे मैं कल भी कह रही थी कि क्वेश्चन को ध्यान, वो क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन लगातार उन्होंने एंटोनिम के पूछ लिए हैं बाय चांस, चौथा सिनोनिम पूछा है। लेकिन क्योंकि हमारा माइंडसेट ट्यून हुआ हुआ था कि 3 एंटोनिम आए थे, तो हम चौथा बगैर ध्यान दिए हुए कि सिनोनिम है, हम उसका एंटोनिम ही जवाब दे देते हैं। अंदर उन्होंने ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एंटोनिम का भी एक वर्ड डाला हुआ होता है। तो ये जो 4 वर्ड हैं, ये इस वक्त हमारा क्वेश्चन है। मांग क्या रहे हैं? लव्स तो इंस्टेंट है, जिसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया है कि उसका कुछ चाहिए हमें। अब उसका मीनिंग चाहिए, उसका एंटोनिम चाहिए कि उसका सिनोनिम चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, उसके बाद फिर आपने आंसर अपना देखना है। तो कोई भी चाहे छोटे से छोटा स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है या आपका बड़ा है, जैसे कल वो लेटर था वाला, वो आपका क्वेश्चन ही है। तो आपने उसको ध्यान से पढ़ना है कि मुझे असल में करना क्या है, या मेरे से मांगा क्या जा रहा है कि जी ये चीज है, इसके साथ क्या करूं। जब तो हमें पता ही नहीं होगा कि एंटोनिम देना है या सिनोनिम देना, और हम जल्दी में जो है वो एंटोनिम का सिनोनिम और सिनोनिम का एंटोनिम कर दे, तो फिर ऑब्वियसली फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हर MCQ के 2 मार्क्स होते हैं।
कभी कभी वो ऐसे भी सेंटेंस में दे देते हैं, लेकिन बहुत कम देते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है, ये एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम नहीं है, एक और टॉपिक है वोकैबुलरी के अंदर, ये उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है। अच्छा, अब ये इस तरह के जो स्क्वायर, ये वो वाले होते हैं जिसमें आपने कभी कभी दो को जो है ना वो मार्क करना होता है। तो अगर वो आपसे पूछे यहाँ ब्रैकेट में कहीं लिखे कि मार्क 2, तो इसका मतलब है कि फिर आपने मार्क 2 करना है, वरना आपने 2 को मार्क नहीं करना, फिर आपने एक ही को मार्क करना है। ओके, एनी क्वेश्चंस वोकैबुलरी से रिलेटेड? ओके, 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 10 एमसीक्यूज होंगे, 20 मार्क्स का ये आपका सेक्शन है। पेपर को हम अप्रोच कैसे करेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना चाहिए है, 2 घंटों को हम कैसे इन क्वेश्चंस में डिवाइड करें, ये सारा कुछ हम एंड के दिनों में जाकर करेंगे, या आप समझो कि जब हमारी प्रैक्टिस शुरू हो रही होगी उस वक्त करेंगे, तो इस 2 घंटे को मैनेज कर सको सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि बस उठे और एक दिन सोचा कि आज पेपर देने जा रहे हैं, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी प्रेपरेशन के, बगैर टाइम मैनेजमेंट के, बगैर ये सोचे कि मैंने पहला कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हम लोग भी माइंड में रखते हैं ना, जब बोर्ड के पेपर्स भी देने जा रहे होते हैं, यूजुअली बच्चे करते हैं कि जी अगर सब्जेक्टिव पहले, सब्जेक्टिव है, मैं पहले कौन सा वाला क्वेश्चन करूंगा, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आ गया तो वो कभी कभी आते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो माइंड मेकअप करके जाते हैं कि मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करके फारिग हो जाऊंगा फिर लॉन्ग पे जाऊंगा, कुछ कहते हैं कि मैं लॉन्ग पे जाऊंगा फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन करूंगा। तो इस तरह की ही प्लानिंग करनी है हमने इस पेपर के लिए, रादर ज्यादा ही थोड़ी सी प्लानिंग करके जाएंगे, ताकि वो जो 2 घंटे हैं चल रही होगी, तो वो हमारी एंजाइटी लेवल थोड़ी सी कम हो, कि हम अगर घर से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके जा रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर रहेगा, कि अचानक उठ के रात को 2 दिन या 4 दिन पहले सिर्फ पढ़ाई करना शुरू की है, पेपर का कोई आइडिया नहीं है, टाइम का मुझे पता ही नहीं है, मैं 2 घंटे कैसे डिवाइड करूंगा या करूंगी अपने क्वेश्चंस के अंदर, तो वो आपका, आप अपने साथ घर से टेंशन लेके जा रहे हो। एज अ स्टूडेंट, जो भी बच्चा एग्जाम देता है, चाहे वो 60-70 ईयर ओल्ड बंदा भी होगा, वो स्टूडेंट जब होगा ना, उसका एंजाइटी लेवल होगा ही। ये नहीं है कि 20-25 साल के, 15 साल के बच्चे वो स्टूडेंट है तो उनका एंजाइटी लेवल होगा। जैसे ही आपको एक स्टूडेंट के फेज में आप आते हो ना, चाहे आप 80 साल के भी होगे, तो आपको वो स्ट्रेस, स्टूडेंट वाला स्ट्रेस तो होगा, तो वो तो होगा ही। एड ऑन स्ट्रेस या टेंशन लेके घर से क्यों जाएं, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। हम अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करें कि मैंने तैयारी ठीक ठाक की है, मैंने टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक किया है, 2-3-4 दफा मैंने पेपर को, इस सैम्पल पेपर्स को अप्रोच भी किया हुआ है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जितनी मेहनत कर सकता था या कर सकती थी वो मैंने कर ली है, ताकि मैं घर से एड ऑन टेंशन नहीं लेके जा रहा, जो एज अ वहां होनी है थोड़ी सी एंजाइटी, बस मेरे वही होनी है। तो फिर ऐसे में पेपर को अप्रोच करना देना इजी हो जाता है, क्योंकि आप थोड़े से मेंटली रिलैक्स्ड होते हो, कि इनर, जिसको कहते हैं ना इनर सेटिस्फैक्शन होती है कि मैं तैयारी कर, और जब हम नहीं करके आए होते तो भी हमें टेंशन वाली वो होती है कि कर लेता तो अच्छा था या कर लेती तो अच्छा था एंड ऑल दैट। अच्छा, एक और चीज आप लोगों के साथ मैंने इंपॉर्टेंट शेयर करनी है आज, अभी तो फिलहाल स्क्रीन पे कर रही हूँ, फिर आप लोगों के साथ ये फाइल भी शेयर करूंगी, रीडेबल या थोड़ा इनलार्ज करूँ? ओके, एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर्ली, प्लीज बताइएगा। ओके गुड, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आईकैप की तरफ से आया हुआ है ए, और दूसरा उन्होंने ये बताया हुआ है कि वो आपके पेपर को चेक या असेस करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होगा उनका, जिसको माइंड में रखते हैं वो आपके पेपर को चेक करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा सेल्फ जनरेटेड नहीं है, ये आईकैप की तरफ से आया हुआ है। ओके, प्रेसी राइटिंग क्या होती है उसको तो अभी भूल जाओ, सिर्फ ये देखना है कि प्रेसी राइटिंग वाला जो क्वेश्चन है, जो हमने कल बात की थी समरी का पैसेज की, वो आपको किस तरह असेस करेंगे, उनका क्या क्राइटेरिया है। सूटेबल, आपने टाइटल जो है वो डिसाइड सूटेबल थीम फॉर द पैसेज, यानी कि टाइटल आपने पैसेज का एक अच्छा दिया है कि नहीं दिया है, वो ये चेक करेंगे। आपने अपनी ओन लैंग्वेज यूज की है, या जो पैसेज में पास आपने वही कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख दिए हैं, या टाइप कर दिए वही चीजें उठाकर, वही इंफॉर्मेशन उठाकर, या आप अपने अपनी लैंग्वेज यूज की है, ठीक है, ये ओन यूज ओन लैंग्वेज, ये चीज वो चेक करेंगे।
अगर आपने 50-50 किया है कि आधा वहां से उठाया और आधी अपनी लैंग्वेज यूज की है, तो सारी बातें फिर वो आपको 50-50 मार्क्स ही देंगे। और अगर आपने मैक्सिमम अपनी लैंग्वेज यूज, कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन वहां से उठाई है, ना चाहते हुए भी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको मार्किंग करेंगे। प्रेजेंट द की आइडियाज इन क्लियर, कोहेरेंट एंड कनेक्टेड मैनर। ये बड़ा जरूरी है, ये जो कनेक्टेड मैनर वाली चीज है ना, इसको भी मैं साथ साथ जो है ना 2-3 हफ्तों बाद दोबारा ओपन करके एक दफा आप लोगों को दिखाऊंगी कि बेटा इसको माइंड में रखें कि ये चीज है कि जब यहाँ तैयारी कर रहे हैं या आप लोग घर में तैयारी कर रहे हो, कि आप जब अपना एक बड़ा पैसेज है आपके पास 300 वर्ड्स का, आपने उसको अपने ओन वर्ड्स में 100 वर्ड्स में करना है। समझो 200 वर्ड्स नहीं डालने हैं, तो कंसाइज करके उसको लिखना है आपने। 300 वर्ड को 100 वर्ड बनाना है। तो अब वो ये देख रहे हैं कि उसमें से ऐसा तो नहीं है कि जो 200 वर्ड्स हमने खाए हैं वो हमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं निकाल दी बच्चों ने कहीं। आपने की वो आइडियाज यानी कि इंपॉर्टेंट आइडियाज को प्रेजेंट किया है, डाला है सही तरीके से कि नहीं डाला, उस पैसेज में क्लैरिटी के साथ डाला है, या एज अ रीडर मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं आपके मेन आइडियाज। डाले तो हैं, लग रहा है मुझे पढ़ने के बाद, लेकिन एक आइडिया इधर है, फिर एक आइडिया कहीं उसी की कंटिन्यूटी नीचे जा रही है, ये वाली चीज आपको ऊपर ही लिखनी चाहिए थी। तो वो क्लियर नहीं है, कनेक्टेड मैनर नहीं है, यानी कि आपस में कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो रहा आपके आइडियाज का। सिर्फ ये नहीं है कि 300 वर्ड को 100 वर्ड में लिख लेना है और अपनी लैंग्वेज में, ये चीजें भी चेक। अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, यस, 300 वर्ड्स को 100 वर्ड्स बना रहे हो, यस, मेन आइडियाज सही डालें, ये भी नहीं कि मेन आइडियाज डालें, कनेक्टिविटी सही है कि जो स्टार्ट पकड़ रहा है राइटर आपका और एंड कर रहे हैं, हम भी उसी फ्लो में अपनी प्रेसी राइटिंग या समरी राइटिंग कर रहे हैं, या बीच बीच में से कहीं से भी उठाकर हमने चीजें लिखी हुई हैं। तो वो एज अ होल डॉक्यूमेंट, कि जब आपका कोई तीसरा बंदा वाला जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है वो, और आपकी लिखी हुई प्रेसी राइटिंग पढ़े, यानी कि फिलहाल मैं उस वर्ड को समरी यूज कर रही हूँ, तो कोई तीसरा बंदा अगर पढ़ता है तो वो ये कहे कि हाँ जो इस राइटर ने लिखा है वो ही इस राइटर ने लिखा है, कोई डिफरेंस फील ना आए। सिर्फ डिफरेंस ये फील आए कि इसमें अल्फाज डिफरेंट है, इसमें अल्फाज डिफरेंट है, ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है, लेकिन जो मेन राइटर कहना चाह रहा था, जिस टोन में, जिस थीम में, वही चीज यहाँ कन्वे हो रही है, और मुझे लगता है कि ये चीज सेम सेम ही है। तो ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एज अ एग्जामिनर, वो ये चीज देख रहे हैं कि जो हमने पैसेज दिया था और जो स्टूडेंट ने लिखा था, तो वो आया किस हद तक मैच हो रहा है। करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट ग्रामर, ये जो 2-3 चीजें हैं, और ग्रामर और स्पेलिंग की आपको अभी नीचे और भी मिलेंगी, ऐसे राइटिंग में भी, लेटर राइटिंग में भी, और कॉमन सेंस की बात है कि हमारा ग्रामर करेक्ट होना चाहिए वरना उसके मार्क्स कटेंगे, स्पेलिंग सही होनी चाहिए उसके मार्क्स कटेंगे। ग्रामर के अंदर यहाँ आपकी पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन भी आ जाती है, जैसे मैंने कहा था एक फुल स्टॉप तक अगर गलत जगह लगा हुआ या नहीं लगा हुआ तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। दूसरा, यूज अप्रोप्रिएट विकैब, अगर हमने सही जगह पे सही वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ उसके भी वो मार्क्स कट जाएंगे, चाहे हमने वो वर्ड ग्रामेटिकली ठीक लिखा होएगा, ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं है, यानी कि टेंस वगैरह ठीक है उसके, स्पेलिंग भी उसकी ठीक है, लेकिन वो वर्ड उस वक्त उस जगह नहीं आना चाहिए था, अप्रोप्रिएट नहीं था सिचुएशन के हिसाब से, तो भी आपके मार्क्स जो है वो उसको माइंड में रख के आपको मार्क्स देंगे। यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इज नॉट नेसेसरी। प्रेसी राइटिंग का मतलब यह है कि जितना सिंपल और अपने अल्फाज में लिख सकते हो द बेटर। वो ये कह रहे हैं कि कोई फैंसी वर्ड्स नहीं चाहिए हमें, कोई वाव वाले वर्ड्स नहीं चाहिए जो लगे कि ए लेवल, डबल ए लेवल करके कोई बच्चा आया हुआ है उसने वो वर्ड्स यूज, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज नहीं चाहिए, गो एज सिंपल एज पॉसिबल। एंड बिफोर मूविंग ऑन, चलो मैं लास्ट पॉइंट पढ़ लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। द लेंथ ऑफ द प्रेजी शुड बी विद इन द लिमिट, वो आपको मेंशन कर देते हैं ऊपर ही क्वेश्चन में कि हमें 95 to 100 वर्ड्स की जरूरत है, तो वो आपने उसी लिमिट के अंदर रहना, से कम जाना है, और 100 वर्ड से तो आप ऊपर जा ही नहीं सकोगे, वो कैरेक्टर्स ही उन्होंने बंद कर दिए होते हैं, लेकिन 95 से भी हमने कम नहीं रहना। लेकिन इसको ये माइंड में रखना कि ये ना हो कि आप जब प्रेसी राइटिंग कर रहे हो यहाँ भी या एग्जाम में भी, आपको लगे कि टाइपिंग करते करते ओ 95 वर्ड्स या 98 वर्ड्स हो गए, चलो बस कर देता हूँ मैं या कर देती हूँ, और आपका पैसेज का कुछ हिस्सा रहे आपने अपने ओन वर्ड्स में लिखा ही नहीं है। अब वो क्या था, एज अ होल चाहिए ना, क्लैरिटी हो, कनेक्टेड हो, आपने तो बीच में एंड वाला पार्ट ही छोड़ दिया, तो वो कनेक्शन क्या बिल्डअप करेगा। यानी कि हमने एंडिंग दी नहीं, हमारे जो पैसेज में एंडिंग दी हुई थी राइटर ने वो हमने दी नहीं प्रेसी राइटिंग में, क्योंकि हमारे 95 और 100 वर्ड्स हो गए।
बेशक वो 95 और 100 वर्ड्स है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एज अ होल हमें चाहिए, हमने स्टार्ट किया है, हमने मिडिल दिया है, हमने एंड किया है पैसेज में, तो आप भी तो ऐसे ही करो ना, पूरा बना के दो हमें ए टू जी, जो हमने पैसेज दिया उसको सिर्फ छोटा करना है। हम ये नहीं कह रहे कि छोटा करने के चक्कर में आप इंफॉर्मेशन ही डिलीट कर दो अपने, क्योंकि 95 वर्ड्स हो गए। कुछ बच्चे ये भी कर जाते हैं, तो उनको सेटिस्फैक्शन ही होती है कि जी मैं 100 वर्ड्स लिख के तो आया था प्रेसी में, पता नहीं क्यों नहीं मार्क्स मिले मुझे अच्छे, या मैंने ऐसे XYZ के ऊपर लिखा तो था, फिर पता नहीं मैंने 150 वर्ड्स तो पूरे लिखे थे। तो हमारा फोकस सिर्फ 150 वर्ड्स पे नहीं होना, या हमारा फोकस सिर्फ यहाँ प्रेसी में 100 वर्ड्स पे नहीं होना। ये मल्टीपल चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करके हमने अपनी प्रेपरेशन करनी है, और फाइनल पे पेपर में देना है कि जी मेरी स्पेलिंग भी चेक हो, ग्रामर भी चेक होगा, मेरे विकेबलरी भी चेक होगी, मैंने क्लैरिटी के साथ लिखा है कि बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर दी हुई है, सिंपल है लेकिन इतनी कंफ्यूजिंग है कि वर्ड जम्बल्ड अप है, इधर का उधर, उधर का इधर जा रहा है, कि वो बंदे को दो दो तीन तीन दफा पढ़ना पड़ रहा है, क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। तो ये सारी चीजों को माइंड में रखते हुए फिर वो 10 मार्क्स में से आपको कुछ देंगे। अच्छा, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा, बोल्ड में है देखो ना, यहाँ जैसे उन्होंने लिखा था ना यूज ओन लैंग्वेज, वो उसी को कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर बच्चों को नहीं समझ में आया कि भाई अपनी लैंग्वेज यूज करनी है, तो हम दोबारा से बता दें बोल्ड में और इटैलिक में करके कि वी मीन व्हाट वी, अपनी लैंग्वेज ही यूज करनी है, वहां से चीजों को कॉपी पेस्ट नहीं करना, अनलेस कि कोई प्रॉपर नाउन आपका है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लंदन या कराची की बात हो रही है, या कायद आजम की कोई बात का पैसेज आ रहा है, कायद आजम को तो एज इट इज ही उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद अली जिना कर सकते हैं, और कुछ तीसरा कुछ भी नहीं कर सकते, कराची को कराची ही रहने देंगे। तो वो चीजें तो कॉमन सेंस है कि आपकी प्रॉपर नाउन्स है, तो वो आपको एज इट इज उठानी होंगी, लेकिन उसके अलावा जो आसपास इंफॉर्मेशन है वो आपने अपने ओन वर्ड्स में लिखने हैं। एक पॉइंट मुझे याद आया था, मुझे उसी वक्त ही बोल देना चाहिए था, मैं अब भूल गई, याद आता है तो वाले। ट्रेसी राइटिंग की मार्किंग क्राइटेरिया क्लियर है, गुड। और ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, मैं आज आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप लोग अपने ओन पे भी ओपन करके ईच एंड एवरी चीज को डिटेल में पढ़ सकते हो, अगर अभी थोड़ी सी जरा वो प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद भी अगर कोई चीज पूछनी हो तो बाय ऑल मीन्स पूछ सकते हो। तो के साथ मटेरियल शेयर करने के दो मकसद होंगे, एक तो ये कि जारी बात है जो हम लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो आप तक पहुंचना चाहिए चीजें, और दूसरी ये कि अगर कुछ बच्चे घर पर अपने ओन पर ओपन करके पढ़ रहे हो, अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, तो उसमें से कोई चीज लगा उस वक्त के क्लास में मुझे समझ में आ गई है, लेकिन अब जब मैं घर में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मुझे नहीं क्लियर हो रही है, उसको हाईलाइट करो और मेरे से पूछ लो कि मिस वो फलानी स्लाइड के अंदर या फलाना पॉइंट था वो समझ नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट लेके वो कर सकते हो। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इस पर मुझे क्यों नहीं आ रहा, let me think for a second वरना I'll move on, नहीं याद आ रहा, I won't waste time। अच्छा जी, ऐसे राइटिंग आपका 30 मार्क्स का है, और उसके जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कोहेरेंस एंड कोहेजन ऑफ आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स। वो कोहेजन और कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि आपका वेल कनेक्टेड हो पीस ऑफ राइटिंग, और आपस में थॉट्स के रिलेशनशिप्स बन रहे हो, जहां जो इन्फॉर्मेशन आनी है वो इन्फॉर्मेशन वहीं आए, गलत जगह वो इन्फॉर्मेशन ना आपने पुट की हुई हो, और आपके सेंटेंसेस के पैराग्राफ में आपस में कनेक्टिविटी हो। ऐसा ना हो कि जो थर्ड नंबर पे पॉइंट आना था वो आपने फर्स्ट पे लिख दिया, जो सेकंड पे आना था वो आपने फोर्थ में लिख दिया, जो फोर्थ में आना था वो आपने कहीं फर्स्ट में लिख दिया, तो वो फिर रीडर को इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी कि आप क्या कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे अगर हम दो तारों को आपस में जोड़ नहीं सही जोड़ेंगे तो क्या बिजली का करंट मिलेगा, कुछ नहीं ना मिलेगी, फिर बार बार उसको देखना पड़ेगा कहाँ से कनेक्शन नहीं आ रहा, टेप लगाओगे ना वाला, फिर जाके वो होगा। तो वो काम एग्जामिनर नहीं करते, और ये चीज जो आप लोग पढ़ रहे हो समझ रहे हो या राइटिंग प्रोसेस में भी करोगे, तो सिर्फ पेपर की हद तक हमने ये चीजें नहीं समझनी और सीखनी है, ये आगे जाके लाइफ में आपको काम आएंगे जब आर्टिकलशिप करोगे तो बाकी ऑब्वियस है वो भी आप लोगों के ही अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड है, वो भी आगे आपके काम आने हैं। तो ये आपका एक डिफरेंट तरीके से काम आएगा, क्योंकि ये चाहे कोई बच्चा टैक्स में चला जाए, कोई ऑडिट में चला जाए, जो भी आप लोगों के डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसमें चला जाए, ये वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, ये आपका सर्व जगह ही काम आना है, क्योंकि आप टैक्स में हो, ऑडिट में हो, या XYZ डिपार्टमेंट में हो, ईमेल लिखनी पड़ सकती है,
कोई रिपोर्ट लिखनी पड़ सकती है, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ सकता है अंग्रेजी के अंदर। तो ये वाली चीज सिर्फ पेपर पास करने के लिए ये सब्जेक्ट हम नहीं कर रहे। इस कॉन्सेप्ट को माइंड से निकाल। यस, एक एजेंडा ऑब्वियसली हमारा है कि हमने पेपर पास करना है, मेन एजेंडा तो यही है ना कि ये पढ़ इसीलिए रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड ये भी है कि ये आगे जाके भी हमें काम आएगी ये चीज। तभी मैंने कल कहा था कि इसको उर्दू बाजार में आपने बुक को नहीं देना है, तो क्योंकि ये आगे आपको हर डिपार्टमेंट में ये चीज आपके काम आने वाली है। अच्छा जी, कैसे आपको असेस करेंगे कि आपके आइडियाज वगैरह जो हैं वो सही, चाहे आप फिशबोन का बना रहे हो यानी कि कॉज एंड इफेक्ट कैसे लिख रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, आपस में वेल कनेक्टेड है कि नहीं है। यूज अप्रोप्रिएट पैराग्राफिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब पैराग्राफ्स लिखते हो तो हर पैराग्राफ के बीच में आपने एक लाइन छोड़नी होती है। एक पेज स्टार्ट से लेकर एंड तक आप कोई डॉक्यूमेंट फिल नहीं करते हो कभी भी। इट्स नॉट दैट कि ऐसे की बात हो रही है, ना लेटर, ना आर्टिकल, ना कोई कंटेंट, ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो, कोई नॉवेल लिख रहे हो, कभी कोई ऐसा वो पड़ा है कि एक ही पेज पूरा भरा हुआ हो? आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कभी होगा। आपकी पैराग्राफिंग जो है वो आपके डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होना चाहिए, और एक लाइन बीच में छूटेगी तो ही पता चलेगा। अब जैसे इसके बीच में ऐसे राइटिंग और ये ऐसे इज असेस्ड के बीच में लाइन छुटी हुई है ना, तो हमें पता चल रहा है कि अलग हिस्सा है और ये एक अलग हिस्सा है। अगर इसी के साथ लिख देंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। अब जैसे बुलेट पॉइंट्स के बीच में भी थोड़ी थोड़ी गैप है, तो हमें इस तरह का गैप देना पड़ता है और देना चाहिए, वरना फिर हमारे आइडियाज जो हैं पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएंगे कौन सा पॉइंट कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म हुआ था, नया कब शुरू हो गया। फिर आप जब पढ़ते चले जाओगे तो फिर पता अच्छा ये तो नया पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो फिर बंदा कहेगा कि पैराग्राफ जब नया लिख रहे थे तो लाइन भी तो छोड़नी चाहिए थी। इसके बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं। Each idea should be discussed in a separate paragraph. एक पैराग्राफ में ना एक मेन आइडिया डिस्कस होता है, चाहे वो ऐसे राइटिंग है, चाहे वो लेटर राइटिंग है, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है। एक पैराग्राफ ऑलवेज कैरीज वन मेन आइडिया। आपने दूसरा मेन आइडिया बनाना है, दूसरा नया पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, और दोनों के बीच में लाइन छोड़नी पड़ेगी। एक पैराग्राफ के अंदर अगर आपने दो मेन आइडियाज को डाल दिया है तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग क्रॉप। वो यहाँ मेंशन भी आपको कर रहे हैं कि शुड बी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट पैराग्राफ। करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, ये आपको दो तीन जगहों के ऊपर मिलेगी। यूज इडियम्स एंड फ्रेजेस। ऐसे राइटिंग आपकी क्रिएटिव राइटिंग में आती है, और जो ईमेल राइटिंग है या सर्कुलर राइटिंग होती है, जो आपकी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपकी प्रोफेशनल राइटिंग में आती है। यहाँ ये हमारी दो डिफरेंट पीसेस ऑफ राइटिंग को चेक कर रहे हैं। एकेडमिक राइटिंग, सॉरी क्रिएटिव राइटिंग, जिसके अंदर आपने थोड़ी सी जो है ना वो फैंसी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस जब भी हम आगे जाके देखेंगे आप थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हो। ऐसे राइटिंग आपकी ऐसी होती है क्रिएटिव, नाम ही क्रिएटिव है ना उसका, कि कोई चीज थोड़ी सी हटकर बनाना, क्रिएटिव करके बनाना। तो वो आपका ऐसे राइटिंग में वो देखने की आपकी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरी जगह जब वो आपको ईमेल और लेटर्स वगैरह दे रहे हैं तो वो टिपिकल प्रोफेशनल राइटिंग मांग रहे हैं आपसे, टू द पॉइंट आपने बात करनी है, जैसी दफ्तरी और लैंग्वेज यूज होती है, उधर आपने कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखानी। तो अभी आप जब नीचे जाके लेटर में देखोगे तो वहां आपका ये नहीं होगा यूज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स और फ्रेजेस या दूसरी जो टॉपिक्स आपके वोकैबुलरी में है वो हम यूज करते हैं जब हम लैंग्वेज को, सॉरी राइटिंग को फैंसी बनाना होता है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि इधर आपकी डिफरेंट लैंग्वेज हमें नजर आनी चाहिए, कि ये पता चले कि ये क्रिएटिव राइटिंग और ये पता चले कि आपकी प्रोफेशनल राइटिंग है। जैसे कल मैंने कहा था कि एक ही लाठी से सबको हाँकना इज मुहावरा ऑफ उर्दू, वी कांट डू दैट विद बोथ राइटिंग। कि जी प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, राइटिंग ही तो करनी है, तीनों को एक तरह से ही कर लो। जब खुद भी अपनी पीस ऑफ राइटिंग पढ़ो ये तीनों, तो आपको भी पता चलना चाहिए कि ये मेरी लैंग्वेज डिफरेंट है। उधर मैंने टू द पॉइंट बात की है, फॉर्मल होके बात की है लेटर राइटिंग के अंदर, वहां प्रेसी राइटिंग में मैंने कंसाइज होकर मैक्सिमम चीजें लिखने की कोशिश की है। ऐसे राइटिंग में मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की है, जिसमें इडियम्स और फ्रेजेस वगैरह यूज करके मैंने थोड़ा सा एक फैंसी बनाने की कोशिश की है। तो वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए ये चीजें। जितनी ज्यादा करेंगी उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जितनी ये चीजें कम रिफ्लेक्ट करेंगी उतने ऑब्वियसली कम मार्क्स मिलेंगे। द लेंथ ऑफ द ऐसे, वही वाली बात कि 150 वर्ड्स हमने दिए हैं, तो 150 वर्ड्स की लिमिट में ही हमने ऐसे के लिए रहना है। जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है ना, तो
ऐसे लिखना ना आर्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को लगता है कि यार अब ऐसे लिखना पड़ेगा, और वो भी आई कैप के लिए, पता नहीं हम तो इंटरमीडिएट में लिखते आए हैं ऑल दैट। फिर 150 वर्ड्स में रहना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। इतने अच्छे आइडियाज बच्चों को आना शुरू हो जाते हैं कि वो कहते हैं मिस हम 150 वर्ड्स में उसको कंसाइज ही नहीं कर पा रहे, आप हमसे 250-300 वर्ड्स का ऐसे लिखवा लो। शुरू शुरू में बच्चे लिख के देते हैं मुझे इतने बड़े बड़े, क्योंकि इतने आइडियाज आ रहे होते हैं। फिर शुरू में लग रहा होता है कि हम नहीं लिख पाएंगे, और फिर जब लिखने बैठते हैं तो इतने ढेर सारे आइडियाज आ रहे होते हैं। तो वो इसको ये देख के ना आप समझो कि ये ऐसे राइटिंग टेक्निकल होने वाली है, इन इन चीजों के ऊपर वो हमें असेस करेंगे। जब आप लोग लिखने बैठोगे ना तो वाकई आपकी माइंड में से बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि आपको खुद लिमिट लगानी पड़ेगी कि बस मुझे 3 आइडियाज ही चाहिए, मुझे 6 आइडियाज नहीं चाहिए। जो लेटर राइटिंग आपका 20 मार्क्स का है। असेस वो किस तरह करेंगे, आपका ओवरऑल फॉर्मेट वो देखेंगे कि आपने स्टार्टिंग एंडिंग क्लोजिंग वगैरह वो सारी की है कि नहीं की है, ओवरऑल देखेंगे। फिर उसके बाद वो ये चेक करेंगे कि आपने सब्जेक्ट अगर जरूरत थी डाला था कि नहीं डाला। आपने जो वो एड्रेस नहीं करते, डियर सर, डियर मैडम, डियर साहिल एंड ऑल दैट, वो आपकी सैल्यूटेशन कहलाती है, ग्रीटिंग्स कहलाती हैं। वो आपने डाली है कि नहीं डाली, कि डायरेक्ट आपने पैराग्राफ से तो नहीं अपना लेटर स्टार्ट कर दिया हुआ। तो वो फॉर्मेट की चीजें देखेंगे। फिर वो देखेंगे कि बॉडी मैटर में, बॉडी सेक्शन में आपने पैराग्राफिंग किस तरह की है। ने अगेन वही एक ही पैराग्राफ में पूरा खत लिख दिया, 150 वर्ड ही तो लिखने हैं, एक ही पैराग्राफ में लिख देंगे। या पैराग्राफ की आपने डिवीजन की है, इंट्रो पैराग्राफ आपने अलग लिखा है, ये वाली चीज हम आगे जाके करेंगे, बफरिंग और इंट्रोडक्शन वाली। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ अगर लिखने की जरूरत है तो वो आपने लिखा है। इन शॉर्ट वो बॉडी पैराग्राफ में ये चीज चेक करेंगे कि आपने डिविजन ऑफ दिए हैं कि नहीं दिए हैं। कहीं एक पैराग्राफ में तो सारी चीजें नहीं लिखती, मिनिमम 2 पैराग्राफ्स होते हैं, इफ नॉट 3। एक पैराग्राफ तो कभी भी नहीं होता किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपने दिया है कि नहीं दिया है, जिसको हम बेस्ट रिगार्ड्स, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली एंड में नहीं लिखते, वो चीज आपने डाली है कि नहीं डाली। सिग्नेचर एरिया या सिग्नेचर लाइन आपने जहां आपको साइन करने की जगह छोड़नी है, और आपने अपना फुल नेम लिखना है। तो ये दोनों चीजें आपने लिखी है कि नहीं लिखी, इनमें से कोई एक चीज भी अगर रह जाएगी तो थोड़े से मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि सिग्नेचर एरिया या सिग्नेचर लाइन में ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगेन वही तीनों चीजें, ग्रामर, स्पेलिंग और विकेबुलरी आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग, अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग को भी हम स्किप इस वजह से करते हैं क्योंकि अब वो इन्होंने दिया हुआ है आपको लॉन्ग रिपोर्ट के बारे में असेसमेंट, अब वो मेमो रिपोर्ट देते हैं। अगर देते हैं तो इस वजह से ये क्राइटेरिया जो है ना वो वहां फॉल नहीं कर रहा कि उसमें टाइटल नहीं देना, टेबल ऑफ कंटेंट हमने नहीं बनाना, और सब नहीं देनी, तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर रही हूँ। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में भी वो क्या चीजें देखेंगे कि आपने फॉर्मेट ठीक बनाया है कि नहीं बनाया। जिस जो मेमो का फॉर्मेट था, आपने मेमो को भी पैराग्राफिंग की है कि एक ही पैराग्राफ में मेमो को लिख दिया आपने, या रिपोर्ट को लिख दिया आपने। डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाए हैं। मेमो रिपोर्ट के अंदर हेडिंग्स देनी होती हैं, आया वो आपने हेडिंग नहीं दी है। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज है आपका कि नहीं है, बात कुछ करनी थी बात कुछ करे हो, क्लैरिटी है आपकी पीस ऑफ राइटिंग में, ये क्लैरिटी वाला एलिमेंट सब जगह रहेगा। आइडियाज आपके जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना था एक्सक्यूज मी, वो फर्स्ट में ही लिखा है, वो कहीं सेकंड में तो नहीं लिख दिया, जो सेकंड में लिखना था वो कहीं फर्स्ट में तो नहीं लिख दिया। तो ये सारा राइटिंग का क्राइटेरिया वो मेमो रिपोर्ट में भी आपको चेक करेंगे। अगेन स्पेलिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी, ये होगी रिपोर्ट की बात। अब अगर वो आपको लेटर नहीं देते, जो लेटर वाला क्वेश्चन है ना बेटा हमारा, वो 20 मार्क्स का है, उसमें या तो वो लेटर दे देते हैं, या वो मेमो दे देते हैं, या ईमेल दे देते हैं, या अपना सर्कुलर दे देते हैं, आ जाए, या मेमो दे देते हैं। इन 5 चीजों में से वो कोई एक चीज देंगे हमें। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि ऊपर बताया ना कि लेटर अगर हमने दे दिया था तो उसमें जो है ना आपने क्या क्या करना है। अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने लेटर नहीं दिया, किसी बच्चे को हमने मेमो दे दिया, तो अब वो किस चीज को माइंड में रखेगा बच्चा कि मेरा असेसमेंट ऐसे होगी। अगर मेमो आ जाता है, अगेन वो आपका फॉर्मेट चेक करेंगे, लेआउट ओवरऑल चेक करेंगे, स्टार्टिंग पकड़ी थी, मिडिल सेक्शन था, एंड वगैरह आपने सही किया था, जो भी मेमो का फॉर्मेट होगा जो हम देखेंगे, और वो उस चीज को देखेंगे। आपने जो नाम लिखने थे जिन लोगों के फॉर्मेट के हिसाब से, वो आपने नाम सही तरीके से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। जहां पोजीशन या डेजिग्नेशन मेंशन करनी थी उस इंसान की,
वो आपने सही मेंशन की है कि नहीं की है। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टर फाइनेंस को लिख रही हूँ अगर मेमो, तो मैंने डायरेक्टर फाइनेंस ही लिखा है या गलती से डायरेक्टर मार्केटिंग तो नहीं लिखा, या कुछ लिखा ही नहीं है, खाली डायरेक्टर लिख दिया। अब अगला बंदा क्या है कि मार्केटिंग डायरेक्टर को भेजूं, फाइनेंस डायरेक्टर को ये मेमो जाना है, किसको जाना है, तो वो इनकम्प्लीटनेस तो नहीं है आपकी कहीं। डेट आपने मेंशन की है कि नहीं की है, सब्जेक्ट आपने मेंशन किया है कि नहीं किया है, बॉडी में आपका इंट्रोडक्शन है कि नहीं है, जिस वजह से लिख रहे हो उसकी डिटेल्स बता रहे हो, मेमो क्यों है आपका लिखने का, वो पैराग्राफिंग आपने सही की है कि नहीं की है, अगेन ग्रामर सही है, स्पेलिंग सही है, आपकी वर्ड चॉइस सही है कि नहीं है, आपने स्टार्ट पकड़ा था इंट्रो से तो एंड भी किया है मेमो को, या ऐसे ही बेचारे को हवा में आपने कहीं छोड़ दिया हुआ है। तो वो सारी चीजें बेसिकली जो पीस ऑफ राइटिंग में जो बेसिक चीज चेक होती है ना या होगी, वो होता है कि स्टार्ट मिड, ये तीन चीजें डाली हुई है, ए सबसे मेजर चीज, और ये तीन चीजें सही तरतीब से डली हुई है कि नहीं डली हुई है, ये ऊपर नीचे तो नहीं है। अब स्टार्ट के अंदर भी अगर आपने तीन सेंटेंसेस डाले हैं तो वो तीन सेंटेंसेस भी सही तरतीब से हैं, 1 to 3 करना था कि 3 to 1 तो नहीं कर दिया। बॉडी मैटर भी जो सेकंड सेक्शन है हमारा, उसके अंदर 10 चीजें अगर डालनी थी, डाली की 10 की 10 है, तो वो 10 सही जगह के ऊपर अप्रोप्रिएटली डली हुई है कि नहीं डली हुई है। आप कहोगे मैंने क्लोजिंग भी की थी, बेशक तीनों चीजें की, मगर क्लोजिंग में भी ऊपर नीचे तो इन्फॉर्मेशन नहीं कहीं डाल दी आपने। वो तरतीब हर सेक्शन में देखनी है, स्टार्टिंग की तरतीब सही होनी चाहिए, मिडिल की तरतीब सही होनी चाहिए, और क्लोजिंग की भी तरतीब सही होनी चाहिए। अभी तक क्लियर है चीजें? मैं थोड़ा स्लो एंड स्टेडी जा रही हूँ। ओके, दैट इज इट। ईमेल वगैरह को उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, तो ईमेल का भी बेसिक चीज वही है कि फॉर्मेट, और सर्कुलर का भी वही चीज होगी कि फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए जो ईमेल का होता है, जो सर्कुलर का होता है, आपकी वर्ड चॉइस सही होनी चाहिए, पैराग्राफिंग आपकी होनी चाहिए। इन्होंने ये क्या किया कि कॉमन सेंस की दो चीजें डाल दी है, मेमो और लेटर, बाकी कॉमन सेंस पे छोड़ दिया कि हम जो भी आपको देते हैं इन 5 चीजों में से, तो आपको माइंड में रखना है कि फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, लैंग्वेज सही होनी चाहिए, स्पेलिंग वगैरह सही हो, ग्रामर सही हो, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी टू द पॉइंट हो, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा फैंसी करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रहो अपनी स्पेशली प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर। और दूसरा पैराग्राफ को हिस्सों में डिवाइड करना है। एनीथिंग दैट यू वांट मी टू रिपीट? क्लियर है? पीछे वाले बच्चों को भी ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी बस जैसी क्लास ओवर होती है, तो या आफ्टर 11 मेरी नेक्स्ट क्लास है फॉरन। जी जी जी, पूछे। अगर हम एक पैराग्राफ है और 5 पैराग्राफ कोई, वो तो हो ही नहीं ना सकता। अभी जब आप लिखोगे ना तो हमारा पैराग्राफ जो है ना 3 से 4 लाइनों का होगा। और एक ये चीज, अच्छा मुझे बात याद आई जो क्या थी, दो चीजें ये हमारी चेक कर, इनफैक्ट 3 चीजें यहाँ चेक हो रही हैं हमारी, जो मैं बात करी थी, कहीं भी जवाब आ जाएगा कि हम जो प्रोफेशनल राइटिंग करते हैं ना, जैसे कि ईमेल लेटर राइटिंग होगी, मीटिंग्स वगैरह हो रही होती हैं, अब आप समझो कि ये सारी चीजें ना, लेक्चर जो हम लोग लेक्चर दे रहे होते हैं, एक बात को खींच के बच्चों को समझाने के लिए 2 3 4 5 दफा हम चीज समझा रहे होते हैं बच्चों को एक ही लेक्चर के अंदर। इसका उलट है आपका जो प्रोफेशनल राइटिंग होती है, यू एज कंसाइज एज ब्रीफ एज पॉसिबल, टू द पॉइंट बात करनी है। तो वो एक हमारे अंदर जो है वो बच्चों के अंदर क्वालिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा अपने थॉट्स को किस तरह कंसाइज कर सकता है, किस तरह ग्रामेटिकली भी ठीक होंगे जुमले, ये नहीं है कि इज अ द रैंडम बस वो लफ्जों को काट दो और वो कहो कि जी मेरे नंबर ऑफ वर्ड आप खुद ही मतलब समझते रहो, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ वर्ड बिला वजह हमने काट देने हैं। हमने इस तरह अपने नंबर ऑफ वर्ड्स को कम करना है कि मेरा जो थॉट है, जो आइडिया है, वो कन्वे भी हो सामने वाले को, ग्रामेटिकली भी ठीक हो, और मेरा मैसेज भी पूरा पहुंचे, लेकिन अल्फाज कम हो। तो आपके सवाल का यही जवाब है कि अगर हमें लग रहा है कि आधे पेज पे मेरा जा रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको कंसाइज करना है, मैंने अपनी लिमिट में रहना है, वो आपको लिमिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे जाके जब आर्टिकलशिप करते हो और मजीद ऑफिस में काम करते हो तो वहां ये डिफिकल्टी ना हो। आप समझो कि वो यहाँ से आपको आपके आर्टिकल, पहला जो स्टेप आप लोगों का होगा आर्टिकलशिप का, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ से, ताकि आपको नो हाउ हो। अब वो हर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं ना है, कि हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो अभी से ही अपने अंदर ये चेंज लेके आ जाता है,
कि यार मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, मैं अभी ही खुआर हो जाऊं, थोड़ा सा अपने ऊपर राइटिंग पे काम कर लूं ताकि वहां जाके मुझे प्रॉब्लम ना हो जब मैं आर्टिकलशिप पे जाऊं। या कुछ बच्चे होंगे कि स्लो एंड स्टडी जाएंगे, कि थोड़ा अभी कर लिया थोड़ा बाद में कर लिया। वो इंडिविजुअली पेस पे डिपेंड करे, आपकी अपनी मर्जी पे भी डिपेंड करेगा कि मैंने किस तरह उसको लेके चलना है। तो ये चीज नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन, वी आर प्रिपेयरिंग यू गाइस फॉर द फ्यूचर। आप लोगों का जो है तो वो हम कंसाइज, एक तो चीज वो हमें सिखा रहे हैं कि हमने ब्रीफ और कंसाइज कैसे होना है। जो दूसरा पॉइंट मुझे माइंड में याद आया था, इफ आई नॉट ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू गाइस कल, आई डोंट थिंक सो, कि ये हमारे स्किल्स को चेक कर रहे हैं, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे हैं कि हमें उनकी दी हुई अंग्रेजी या उनके दिए हुए टॉपिक्स किस हद तक समझ में आ रहे हैं। और दूसरी वो चीज हमारी चेक कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन। एक होती है कॉम्पोजिशन, सॉरी कॉम्प्रीहेंशन, जो कि होती है अंडरस्टैंडिंग, कि हम कितना कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, हम कितनी उनकी दी हुई चीज को अंडरस्टैंड। दूसरा, उनके टॉपिक्स पे बताए हुए पे हम किस तरह की चीज उनको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, जिसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। म्यूजिक कॉम्पोजिशन सुना है ना, कि लोग म्यूजिक कंपोज हैं। तो हम कोई भी चीज को क्रिएट करना का सिनोनिम है कंपोज करना। तो आप उनके दिए हुए टॉपिक पे खुद क्या चीज क्रिएट कर रहे हो, कंपोज कर रहे हो, मेक कर रहे हो, बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, वो ये चीज देख रहे हैं कि ए बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि हमारा पैसेज उसको किस हद तक समझ में आ रहा है, और उस पैसेज को समझ के वो प्रेसी राइटिंग हमें कैसे करके दे रहा है। यानी कि इनपुट और आउटपुट चेक हो रही है। इनपुट दिमाग में उनका पैसेज, आउटपुट हम अपने राइटिंग से क्या चीज दे रहे हैं। तो अगर इस सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँ कि इनपुट और आउटपुट वो चेक करें कि हमारा दिमाग किस हद तक अंग्रेजी को समझ रहा है और हमारा दिमाग किस हद तक अंग्रेजी हम निकाल रहे हैं। तो ये दो चीजें स्किल्स वो चेक कर रहे हैं हमारी। इसमें सिर्फ पीस ऑफ राइटिंग ही नहीं आ रही है कि हमने राइटिंग पे प्रैक्टिस करनी है, हमने अपनी रीडिंग पे भी प्रैक्टिस करनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को या आर्टिकल्स को या लिंक्स वगैरह को या एसेस को पढूं, ताकि मेरी रीडिंग फ्लुएंट भी हो, यानी कि तेजी से भी हो, और मुझे मैक्सिमम चीजें समझ में भी आए। तो हमारी वो दो चीजें, इनपुट और आउटपुट वाली चीज चेक कर रहे हैं, ये हमने माइंड में रखना है। तो वो भी इस वजह से आगे जाके काम आएगी, नॉट ओनली तो पेपर। अब बॉस ने अगर कोई बात की है, कलीग्स आपस में बात की, तो आप कितनी हद तक उनकी चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। जरूरी नहीं है ना हर एनवायरनमेंट में उर्दू बोली जाए, कुछ एनवायरनमेंट हमारे ऑफिस के ऐसे भी हो सकते हैं उर्दू प्लस इंग्लिश भी बोली जा रही हो। तो वो यहाँ, और अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी जो यहाँ हो रही है वो सिर्फ अंग्रेजी के लिए नहीं हो रही। जब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग की हम अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे, तो वो चाहे उर्दू हो जाए, इंग्लिश हो जाए, चाहे पंजाबी हो जाए, हमारे अंदर वो स्किल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होगा अंडरस्टैंडिंग का। तो वो आपको अगेन ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करे कि अगर कोई मीटिंग हो रही होती है तो आप कितनी जल्दी आइडियाज को ग्रास्प कर लेते हो, क्योंकि मीटिंग्स के अंदर जो है वो टू द पॉइंट बात हो रही होती है। डिटेल में भी बातें होती हैं, लेकिन हर वक्त डिटेल्स में होती। कभी कभी हो रहा होता है कि मेरी चीज को समझ गए, ये कर दे वो कर दे, आप क्या बोला था, नहीं ऊपर से गुजर गया। तो अगर हमारी लिसनिंग की प्रैक्टिस अगर होगी, या हमारी कोई चीज अंडरस्टैंड करने की प्रैक्टिस हमारी होगी, तो हमें ऑफिस के अंदर जरा डिफिकल्टीज जो है वो कम होंगी। तो वो इस चीज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ पेपर। जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अभी मैंने कहा था कि अभी हम कुछ दिन, एक दो दिन नहीं जाएंगे फर्स्ट चैप्टर पे। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, तो कम्युनिकेशन से क्या माइंड में आता है, क्या होती है कम्युनिकेशन? राब्ता, ओके, गुड। और कुछ बच्चे? जी फौजिया, आप बताइए। चैट में लिख दिया बेटा। बाकी बच्चे कुछ आइडिया दो। ओके, कम्युनिकेशन हम वर्ड्स के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं, किसी को अपना मैसेज देना हो? वर्ड हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, और वर्ड्स भी, यानी कि वही वर्बल में आ गया। अब अगर वर्ड्स हम यूज करते हैं तो सिर्फ लिखने में यूज करते हैं वर्ड्स, बोलने में भी करते हैं। गुड हो गया। लेट मी फाइंड द पीपीटी। वो बेचारे टीए हमारे चले गए ना इधर उधर।
अच्छा एक काम करें, टेक आउट योर रजिस्टर्स। कल हम थोड़ी सी एक राइटिंग एक्टिविटी भी करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच देख के मुझे याद आया ताकि मुझे आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज का आइडिया हो। बड़ा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है ताकि मैं सारों का पढ़ भी लूं, वरना तो फिर पूरा लेटर लिखने को दिया तो टाइम ही नहीं होगा। कौन सा कोई इजी सा टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, एक पैराग्राफ लिख दो। इट्स योर चॉइस, या एडवांटेजेस भी लिख दें या डिसएडवांटेजेस भी लिख दें, कोई एक। और छोटा पैराग्राफ, लाइक लेस देन हाफ अ पेज, ताकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ भी लूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों का भी ये टास्क है। काइंडली ओपन अप द एमएस डॉक्यूमेंट और उसके अंदर टाइप करके आप मेरे साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। अगर इधर कॉपी पेस्ट करना है चैट में तो बाय ऑल मींस यू कैन डू दैट। टॉपिक है या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट या डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, सिर्फ छोटा सा पैसेज अबाउट लाइक 70-80 वर्ड्स। हाँ एक, इसमें कोई इंट्रो स्टार्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बस एक मेन। जारी बात है, एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो इसमें आप एडवांटेज या एक ही एडवांटेज की बात करोगे, क्योंकि एक पैराग्राफ है। उसकी फिर आगे वजाहतें देते रहोगे कि फॉर एग्जांपल मेरे नजदीक इंटरनेट जो है ना वो इस वजह से अच्छा नहीं है, तो क्या रीजंस आप आगे दोगे। एक पैराग्राफ में हमेशा एक आइडिया कैरी होता है ना, तो एक एडवांटेज की बात करो। और अगर कोई बच्चा डिसएडवांटेज में लिख रहा है तो एक ही डिसएडवांटेज की बात हो, मल्टीपल नहीं हो सकती में एडवांटेजेस। हो सकती है मैसेजेस में भी, लाइक राइटिंग कम्युनिकेशन, गुड सईदा। कन्वे मैसेज फौजिया, यस। किसी से कन्वर्सेशन करना, गुड। हमें काफी हद तक इन चीजों का आइडिया होता है, बस हमें इंपॉर्टेंस का पता नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं जरा नीचे स्टेप डाउन हो रही हूँ बच्चों का काम चेक करने के लिए। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप ने अपने मैसेजेस शेयर किए हैं, एक बच्ची ने शायद। इंटरनेट ऑफ गुड। मलिक अली हुसैन, गुड जॉब।
Internet is Kurt Ahmed. Communication is a use of connection. Internet is a global network. Good Najam. Good job, online students and on campus. So अभी तक I'll end the class on this note कि मुझे कोई भी इतनी मेजर कोई चीज नजर नहीं आई कि that you guys need to work on your English language. सिर्फ ये चीज है कि अब इसको हमने सही तरीके से यूज में कैसे लेके आना है, that is only needed. ये वाला जो टास्क है या ड्रिल है वो मैं इस वजह से ही कराती हूँ ताकि आइडिया हो कि लैंग्वेज लेवल क्या है, उसके ऊपर तो पहले काम करने की जरूरत नहीं है, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी हमें काम करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस और इधर उधर थोड़ा सा वो है, वो टाइम के साथ हो जाएगा.